हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 3, धातु और अधातु। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है संक्षारण और उससे सुरक्षा, मिश्र धातु और उनके गुण। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। इसके बारे में आपने पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण उसमें भी पढ़ा है। अब क्या है संक्षारण? जब कोई धातु वायु, आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आती है तब उस धातु की ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। इसका मतलब उसकी ऊपरी परत खराब हो जाती है। इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। इसे हम बोलते हैं संक्षारण। अब संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं संक्षारण के कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण आप देखते हैं, आपने घरों में देखा भी होगा, आपके घरों में जो चांदी के आभूषण हैं या चांदी के बर्तन हैं, यदि उन्हें खुली हवा में छोड़ दें या कुछ दिन पड़े रहें तो उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यह भी संक्षारण का एक उदाहरण है। तो कैसे? जब सिल्वर या चांदी की वस्तुओं को खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दिया जाता है तो उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब बात आती है कि काले रंग की परत कैसे आई। यह सिल्वर की वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होता है। तो होता क्या है? सिल्वर धातु वायु के संपर्क में आएगी। वायु के संपर्क में आने पर वह वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगी। वह सिल्वर सल्फाइड की परत बनाएगी और यही सिल्वर सल्फाइड की परत क्या है? वो काले रंग की परत है जो सिल्वर या चांदी की वस्तु पर चढ़ जाती है। इसीलिए सिल्वर या चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। अब दूसरा उदाहरण है कॉपर धातु या तांबा धातु। हमने देखा होगा हमारे घरों में भी कॉपर या तांबे की बनी हुई वस्तुओं को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तब क्या होता है? तो वे वस्तुओं पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब ऐसा क्या होता है? जिस समय जब कॉपर धातु या तांबा धातु की किसी वस्तु को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब वह
वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, आदमी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आर्द्रता होना भी जरूरी है, के साथ अभिक्रिया करती है और इससे क्या होगा, हम जानते हैं कॉपर धातु है या तांबा धातु है, उसका कलर कैसा होता है, भूरा। इससे वस्तु की भूरे रंग की चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब आता है कि यह हरे रंग की परत क्यों आई। यह हरा पदार्थ या यह हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो सिल्वर के ऊपर काले रंग की परत सिल्वर सल्फाइड की थी और कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत यह क्या है, कॉपर कार्बोनेट की होती है। अब तीसरा उदाहरण है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर, आर्द्र वायु क्या है, जिस वायु में आर्द्रता हो यानी कि नमी हो, लोहे पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जिसे जंग कहते हैं। आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में भी जंग के बारे में, और आप जानते हैं कि जो जंग है उसका सूत्र क्या है। जंग का सूत्र है Fe2O3.HH2O। तो ये सभी तीनों क्या है, ये हमारे पास संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं कि सिल्वर को ओपन छोड़ेंगे या चांदी की वस्तुओं को ओपन छोड़ेंगे, उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर धातु या या तांबा धातु से बनी हुई किसी वस्तु को ओपन में छोड़ते हैं, खुले में छोड़ते हैं, तो उन पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और लोहे को यदि हम आर्द्र वायु के संपर्क में खुला छोड़ते हैं तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये सभी संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं संक्षारण से सुरक्षा। अब संक्षारण से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है। हमने देखा कि किसी वस्तु पर संक्षारित होने का या किसी धातु के संक्षारित होने के तीन मुख्य कारण है, वायु के संपर्क में आना, आर्द्रता के संपर्क में आना, इसका मतलब जल या जल नमी के संपर्क में आना, और तीसरा हमने पढ़ा अम्ल के संपर्क में आना। यदि हम इन सभी चीजों से किसी धातु का संपर्क खत्म करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वह उस धातु की वस्तु पर संचार नहीं होगा। तो संचारण से सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला है हमारे पास, इसमें हम मेनली उदाहरण वो बताएंगे जो लोहे को जंग से बचाने के लिए थे। लोहे को जंग से बचाने के लिए ये कहेंगे, लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए पेंट करके, उसके अलावा है ग्रीस लगाकर, उसके अलावा हमारे पास है
क्रोमियम लेपन, उस पर क्रोमियम की एक परत चढ़ाकर एनोडीकरण द्वारा तेल लगाकर, या हम एक बात कहें मिश्र धातु बनाकर, ये सभी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है। तो हमें लोहे को जंग से बचाना है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? या तो पेंट कर सकते हैं, या उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर हम उस पर क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं, एनोडीकरण किया जा सकता है, तेल लगाया जा सकता है, या उसकी कोई मिश्र धातु बनाकर, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म साथ में और आती है, वह है हमारे पास यशदलेपन। क्या होता है यशदलेपन? इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इस गैल्वेनाइजेशन या यशदलेपन प्रक्रिया में हम करते क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा है चाहे इस्पात है, हम चाहते हैं कि उस पर जंग ना लगे, तो उससे सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, और इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को यशदलेपन कहते हैं। तो लोहा है, हम जानते हैं बहुत ही मुख्य धातु है जो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, और जंग की वजह से ये बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बहुत जल्दी, और इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को यशदलेपन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोहे या इस्पात की वस्तुओं को बचा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु। अब क्या है मिश्र धातु, इनका निर्माण कैसे होता है, उसके बाद हम इनके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इनके गुणों के बारे में भी स्टडी करेंगे कि मिश्र धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिश्र धातु की। इन्हें हम बोलते हैं अलॉयस। मिश्र धातु भी बोल सकते हैं, इसे एक और नाम मिश्र धातु से भी बोला जाता है। ये दो नाम है इसके, मिश्र धातु या मिश्र धातु। अब क्या होता है मिश्र धातु? दो या दो से अधिक धातुओं दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को, कि धातु के साथ अधातु मिल सकती हैं, धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु, जिसे अलॉयज बोलते हैं, अलॉय कहा जाता है। तो मिश्र धातु है क्या? दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को, इसका मतलब मिक्स होने के बाद हम ये ना बता पाए कि उसमें कौन कौन सी धातुएं मिक्स हैं, तो ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहा जाता है। अब इसे तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहला है इसका निर्माण। मिश्र धातु के निर्माण के लिए
मिश्र धातु के निर्माण करते समय सबसे पहले मूल धातु को, मूल धातु मीन्स जिसकी मात्रा ज्यादा है, उस समांगी मिश्रण में जिस धातु की मात्रा ज्यादा है उस मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस धातु की मात्रा अधिक है उस मूल धातु को पहले पिघला लेंगे, उसके पश्चात दूसरे तत्व। अब तत्व में क्या होगा, जो हम अन्य धातुएं मिला रहे हैं या अधातु, दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है। पहले मूल धातु को हम पिघला लेंगे, उसके बाद जो अन्य तत्व हैं, भले वो धातु है भले वो अधातु है, उनको एक निश्चित अनुपात में इसे मिलाते हैं और फिर इस बने हुए समांगी मिश्रण को कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। इसे फ्रिज वगैरह में या फ्रीजर में ठंडा करते हैं। इस प्रकार मिश्र धातु का निर्माण होता है। अब बात आती है मिश्र धातु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। यदि हम मेन बात देखते हैं तो मिश्र धातु में क्या क्या गुण है। ये कहेंगे मिश्र धातु के गुण। किसी मिश्र धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहली बात हम जानते हैं मिश्र धातु कैसे बनी है, दो धातुओं या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण। तो इसका मतलब क्या है, जिन धातुओं से या जिन धातु और अधातु से बनी है हम उनके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, उसके साथ तुलना करेंगे कि मिश्र धातु में ऐसे कौन से नए गुण आए। तो याद रखिएगा, शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है, विद्युत का चालन करने का गुण। इसका मतलब विद्युत को प्रवाहित होने देंगी या नहीं देंगी। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि वे विद्युत का चालन होने देंगी या नहीं देंगी। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक, जिसे क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर वह पिघलता है, गर्म करने पर पिघलता है, ये दोनों ही चीजें क्या हैं, कम हो जाते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक दोनों कम होते हैं। इसका मतलब यह विद्युत का चालन कम करेंगी और जल्दी पिघल जाती हैं। अब हम मिश्र धातु के कुछ उदाहरण करेंगे। मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण। सबसे पहले हम बात करके चलते हैं हमारे पास लोहा जो है, लोहे के बारे में। हम जानते हैं
हमारी इंडस्ट्रीज में लोहा यूज होता है। जितनी भी मशीनरी है, जितने भी पुर्जे हैं, वो सब किससे बने हैं? लोहे से। लेकिन यदि शुद्ध अवस्था में लोहा लें तो उसमें क्या कमी है, और जब हम उसका मिश्र धातु बनाते हैं तो उसमें गुणों में क्या बदलाव होगा? तो सबसे पहले शुद्ध लोहा बहुत अधिक नरम होता है, और गर्म करने पर यह बड़ी आसानी से खिंच जाता है। अब ये शुद्ध लोहे के अंदर की कमी है। अब हमें शुद्ध लोहे को यदि कठोर बनाना है तब हम क्या करेंगे? लेकिन जब शुद्ध लोहे में 0.05% कार्बन मिलाया जाता है, तब इससे क्या होगा? मिश्र धातु का निर्माण होगा, मिश्र धातु का निर्माण। तब यह लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में जब मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है तो लोहे की कठोरता बढ़ जाती है और फिर वह गर्म करने पर नहीं खिंचता। अब दूसरा उदाहरण, जब लोहे के साथ, लोहे का सूत्र हम जानते हैं Fe, लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe, जब लोहे के साथ निकल, निकल है Ni, लोहे को Fe बोलते हैं, जब लोहे के साथ निकल Ni और क्रोमियम, क्रोमियम है हमारे पास Cr, जब लोहे धातु के साथ निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है तब इनसे बनने वाला स्टेनलेस स्टील, अब स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। इनसे बनने वाला स्टेनलेस स्टील बहुत कठोर होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता। नहीं तो यदि अकेला लोहा है तो हम जानते हैं उसमें जंग लगने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से पाई जाती है, लेकिन जब हम इसमें क्रोमियम और निकल मिला देते हैं तो उससे स्टेनलेस स्टील बन जाता है और वह कठोर भी है और उसमें जंग भी नहीं लगता। अब एक अन्य उदाहरण दें, हमारे पास तांबे, तांबे को बोलते हैं Cu, और जिंक Zn, इन दोनों से बनने वाली मिश्र धातु पीतल है। तो जो पीतल है वह किससे बनती है? तांबे और जिंक से। इसी प्रकार एक और देखें, तांबे, तांबा है हमारे पास Cu, तांबे Cu और टिन, टिन धातु है Sn, इन दोनों से बनने वाली मिश्र धातु कांसा है।
अब यदि हम कांसे के गुण देखें तो हम जानते हैं कि जब मिश्र धातु बनते हैं तो उसकी विद्युत चालकता कम हो जाती है। तो इस समय हम क्या देखते हैं कि जो कांसा है वह विद्युत का कुचालक है, जबकि कॉपर धातु, जिसे हम बोलते हैं तांबा धातु, कॉपर धातु का प्रयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। हमारे घरों में जितनी भी बिजली की फिटिंग होती हैं उन सब में हमारे पास कॉपर धातु की तारें डाली जाती हैं, विद्युत परिपथ में किया जाता है। तो यह गुण आप देख रहे हैं कि कॉपर और टिन, इन दोनों से बनने वाली मिश्र धातु जो बना कांसा, वो तो विद्युत का कुचालक है, अपने अंदर से विद्युत प्रवाहित ही नहीं होने देता, जबकि कॉपर जिससे वो बना है वो विद्युत की सुचालक है। अगला उदाहरण, सीसा है हमारे पास लेड, सीसा को लेड बोलते हैं, इसका प्रतीक है पीबी। सीसा, लेड एवं टिन है एसएन, इनसे बनने वाली मिश्र धातु का नाम सोल्डर सोल्डर है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। अब जो ये सोल्डर बना एक मिश्र धातु, इसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। हम जानते हैं जो हमारे पास बिजली वाले मिस्त्री हैं, आप यदि उनकी शॉप पर जाएं तो आप देखते हैं कई बार विद्युत उपकरणों को ठीक करते समय उन्हें तारों को जोड़ना पड़ता है। तो एक तार जैसा एक पदार्थ है उसे पिघलाते हैं और उसे उस जोड़ पर, दोनों तारों को जोड़कर उसको रखते हैं जिससे वो दो तारें जुड़ जाती हैं। तो जो तार जैसा पदार्थ जिसे जलाते हैं सिल्वर जैसा होता है, या ये कहीं हमारे पास व्हाइट कलर का होता है और तार जैसा होता है, और उसे पिघलाने पर एक ड्रॉप सी निकलती है, जैसे एक बूंद सी निकलती है लिक्विड की, और वो लिक्विड की बूंद उसे जोड़ देती है। तो वह जो तार जैसा पदार्थ यूज कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? सोल्डर। इसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब मिश्र धातुओं के बारे में एक अन्य उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक मिश्र धातु के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें पारा पाया जाता है, पारा या मरकरी बोलते हैं। मतलब एक धातु पारा या मरकरी होगा, उसके साथ में दूसरी धातु या अधातु कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसे मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा या मरकरी है, पारा या मरकरी को बोलते हैं Hg। यदि एक धातु पारा या मरकरी है तो उस मिश्र धातु का एक स्पेशल नेम है और उसे क्या बोलते हैं? तब ऐसे मिश्र धातु को एक स्पेशल नेम बोला जाता है अमलकम। अमलकम कहा जाता है। तो वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो या मरकरी हो और दूसरी धातु या अधातु कुछ भी और एक्स्ट्रा हो, तो ऐसे मिश्र धातु को हम अमलकम कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, कई बार हमने सुना होगा कि शुद्ध सोना, 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, ये होते क्या है? जब हम किसी
जेवर बनाने वाले सुनार के पास जाते हैं तो हम वहां पर ये चीजें बहुत सुनते हैं कि 24 कैरेट सोने के आभूषण बनाने हैं या 22 कैरेट सोने के आभूषण बनाने हैं। तो ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। शुद्ध सोने को, जो शुद्ध सोना है, प्योर बिल्कुल है, उसे 24 कैरेट कहा जाता है। तो 24 कैरेट सोना कैसा है, बहुत शुद्ध सोना है, परंतु इसके अंदर एक कमी है, यह काफी नरम होता है। इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता। फिर बात आती है कि हम किसका प्रयोग करेंगे आभूषण बनाने में। तो इस शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु का निर्माण होता है और इससे सोने की कठोरता बढ़ जाती है। भारत में आभूषण मुख्यतः 22 कैरेट या कभी कभी 18 कैरेट के भी बने होते हैं। मुख्यतः तो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, कभी कभी 18 कैरेट के भी बनाए जाते हैं। अब क्या होता है 22 कैरेट और क्या होता है हमारे पास 18 कैरेट। यदि हम बात करके चलते हैं 22 कैरेट सोना, इसका मतलब क्या है, 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है कि हमारे पास 22 भाग तो सोने के होंगे, प्लस उसमें 2 भाग जो है वो हमारे पास क्या होगा, चांदी या तांबा। कुल हमारे पास 24 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 22 और 2 मिलके क्या होगा, 24। तो 22 कैरेट सोने का मतलब उसमें 22 भाग सोने के होंगे और 24 बनाने के लिए, कुल 24 बनाने के लिए उसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें 18 कैरेट सोना, तो इसमें क्या होगा, 18 भाग सोने के होंगे प्लस 6 भाग जो होगा चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो इस प्रकार जो हम आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना या 18 कैरेट सोना यूज कर रहे हैं, वो भी क्या एक मिश्र धातु है। तो यहां हमारे पास 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, इनके बारे में क्लियर हुआ। ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने टॉपिक के संचारण किसे कहते हैं, संचारण के कुछ उदाहरण, संचारण से बचाव, और उसके बाद हमने क्या मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु का निर्माण, मिश्र धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण। और उदाहरणों में हमने साथ में यही बताया कि मिश्र धातु के निर्माण के समय शुद्ध धातु के किस गुण में क्या परिवर्तन आता है। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो में मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक सभी समझ आए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। और ये साथ ही साथ बता देना चाहता हूं कि ये इस चैप्टर का भी लास्ट वीडियो है। यहां हमारा पार्ट 3 धातु और अधातु कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक सभी अच्छे से समझ आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।